हम लोगों ने एक सर्वे करवाया था कि देश के अंदर जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, जितने सीनियर इंजीनियर्स हैं, सीनियर जजेज हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हों, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो हमारे सर्वे में निकल कर आया 98% ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर इंजीनियर्स, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर्स और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जब सरकारी स्कूल से पढ़ के इतने काबिल लोग निकल सकते हैं जिन्होंने भारत का निर्माण किया और विकास में अपनी भूमिका निभाई, तो फिर एजुकेशन को प्राइवेटाइज क्यों किया? फिर सरकारी स्कूलों को पिछले 15 से 20 सालों में 2.25 लाख सरकारी स्कूलों को बंद क्यों किया और प्राइवेट स्कूल क्यों खोले? एक तो इसका जवाब जनता को सरकारों से मांगना चाहिए, क्योंकि जनता देश की मालिक है। ये सरकारें या सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्रीगण हो, एमपी हो, एमएलए हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या जजेज हो, वो मालिक नहीं है। देश की जनता मालिक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है पब्लिक सर्वेंट। एक एमपी, एमएलए, मंत्री सहित तमाम ब्यूरोक्रेट सब लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के सर्वेंट हैं। तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। लेकिन क्या हकीकत में जवाबदेही सुनिश्चित हो पा रही है? एक तो ये मेरा सवाल है। जैसा बंधु जी ने बहुत सारे सवाल किए और वास्तव में उन सवालों का जवाब सरकारों के पास नहीं है, और जनता एक मुश्त ये कहेगी कि बिल्कुल सही है आपके सवाल। तो इसी तरह ये एजुकेशन को प्राइवेटाइज क्यों किया, प्राइवेट स्कूल क्यों खुले, और केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इससे भी ज़्यादा दुखदाई बात यह है कि पहले गरीब से गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कलेक्टर बने हैं, लेकिन आज नहीं बन पाएंगे। गरीबों के बच्चे नहीं बन पाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करूं तो अनुसूचित जाति जनजाति में 99%, पिछड़े वर्ग में 95% और जनरल कैटेगरी की भी बात करूं तो कम से कम 80% उनके लोग अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। अगर आपका बच्चा एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेता है, आईआईएम में उसका एडमिशन ऑफर होता है, तो 2 साल का एमबीए करने के लिए आईआईएम से कम 50 लाख रुपया चाहिए, जिसमें 44 लाख रुपया तो केवल फीस है। बाकी हॉस्टल का खाने का खर्चा लगा ले तो करीब 50 लाख रुपया चाहिए। अगर आपके बच्चे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, एडवोकेट बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, तो इनमें जो प्रोफेशनल कोर्सेज जिनकी ज़्यादा डिमांड रहती है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, या चाहे इसके साथ साथ इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, लॉ में हो, तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही कम से कम 3 से 4 लाख रुपया चाहिए। और उसके बाद एग्ज़ाम में बैठने के बाद एग्ज़ाम अगर पास कर लिया तो इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए, लॉ की डिग्री करने के लिए, मैनेजमेंट की डिग्री करने के लिए, मेडिकल की डिग्री करने के लिए बच्चे को 15 लाख से 20 लाख रुपया चाहिए। नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, नौकरी मिलने की, केवल डिग्री कंप्लीट करने के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अनुसूचित जाति जनजाति में 99% लोग 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा उठा पाएंगे? यानी अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोगों से हायर एजुकेशन छिन गया है। माइनॉरिटी के लोगों से अगर उनकी बात करें तो उनमें भी 98% लोगों से एजुकेशन छिन गया है। पिछड़े वर्गों की अगर बात करूं तो उनमें से भी 95% से हायर एजुकेशन छिन गया है। और अगर जनरल कैटेगरी की भी बात करूं तो उनमें भी 80% लोग हायर एजुकेशन का अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, उनसे भी एजुकेशन छिन गया है।
आज पूरे देश का अगर आप सर्वे कर लीजिए, किसी भी राज्य सरकार का कर लीजिए, केंद्र सरकार का कर लीजिए, 50% से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं और ऊपर से ठेके पे भर्ती हो रही है और ठेकेदार उसका पीएफ इन और ईएसआई जमा नहीं करता, उसकी तनख्वाह में से भी वो 40% खा जाता है। और इन सरकारों के रहते ये सब हो रहा है। तो हो क्यों रहा है? इसके बड़े मुख्य रूप से मैं 2 कारण देखता हूँ और वो 2 कारण बता के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा और उसका जवाब के लिए आपके सामने मैं प्रश्न छोड़ता हूँ कि उसका जवाब कैसे खोजना है। इसमें हम सिविल सोसाइटी के लोग अलग से डिस्कस करके उसके जवाब खोज के और उसके समाधान के लिए हम ऑलरेडी हमारी एक टीम, कोऑर्डिनेशन टीम बनी है बहुत सारे संगठनों की जो उस पर काम कर रही है। उसके लिए मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। 2 कारण मुख्य रूप से हैं। पहला कारण यह है कि हमारे संविधान को लगभग सरकारों ने खुद खत्म कर दिया है। वो सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते वक्त वो संविधान की शपथ लेते हैं। कोर्ट के अंदर जो जजेस बनते हैं, जज बनते वक्त वो संविधान की शपथ लेते हैं। वो संविधान की बनने के बाद संविधान की रक्षा करने की बजाय उसके उलट काम करते हैं। कैसे करते हैं? क्यों ये सारा जितना भी चर्चा यहाँ चली है आज, या जितने भी मुद्दे घोषणा पत्र में उठाए हैं, वो समाधान क्यों नहीं हो रहा है? उसके मुख्य रूप से मुझे 2 कारण नजर आते हैं। वो कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कारण तो ये कि भारत के संविधान ने संसद के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई हैं। बजट कमेटी होती है, बजट एस्टीमेट कमेटी, प्रिविलेज कमेटी होती है, पिटिशन कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है, बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, SC ST वेलफेयर कमेटी होती है। अलग अलग तरह के मुद्दों पे सरकार को गाइड करने के लिए और सरकार को कंट्रोल करने के लिए संविधान ने कमेटीज़ के गठन की व्यवस्था की है। और कमेटी का गठन का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को दिया है, विधानसभाओं में विधानसभा के स्पीकर को दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब डेमोक्रेसी इस तरह खत्म हो रही है कि उन कमेटीज का गठन, और उसमें यह भी है कि कमेटी का गठन करते वक्त सभी दलों के लोगों को उसमें सदस्य बनाया जाए। अनफॉर्चुनेटली आज उन कमेटियों का गठन स्पीकर्स नहीं करते, स्पीकर्स साइन करते हैं। उन कमेटियों का गठन प्रधानमंत्री, राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री नामों की लिस्ट बनाकर स्पीकर को देते हैं और फिर स्पीकर उन कमेटियों के गठन की घोषणा कर देता है। कौन सा मुद्दा उस कमेटी में लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, इसको भी तय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जबकि एक समय था कि कमेटियां सरकार को कंट्रोल किया करती थी, सरकार की किसी भी पॉलिसी को आलोचना किया करती थी, सरकार के डिसीजंस को इवेलुएट किया करती थी और सरकार को चेताया करती थी। लेकिन आज ये कमेटियां लगभग खत्म हो गई हैं। पेपर पे कमेटियां हैं लेकिन लगभग खत्म हो गई। उनकी लगातार मीटिंगें हुआ करती थी, ब्यूरोक्रेट्स को वो कमेटियां समन किया करती थी और उन मुद्दों का समाधान सरकारों से किया करती थी, अपनी रिकमेंडेशंस भेजा करती थी। संसद के अंदर और विधानसभाओं में उन कमेटी की रिपोर्ट्स प्रस्तुत हुआ करती थी। उन रिपोर्ट्स के आधार पर सरकारें अपने फैसले तक बदला करती थी। लेकिन आज वो कमेटियां खत्म हैं, क्योंकि वो कमेटी बनाते वक्त जिस दल की सरकार है, कई बार तो कमेटी में सारे के सारे मेंबर उनके हैं और उनमें मुद्दा क्या लगना है, कौन सी चर्चा होनी है, किस अफसर को बुलाना है, किस अफसर को बिल्कुल नहीं बुलाना है, किस मुद्दे को उसमें रखना ही नहीं है, ये भी तय अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गण करेंगे तो फिर उन कमेटियों का महत्व क्या रहेगा। इसका मतलब खुद सरकारों ने, जिन्होंने खुद जब वो मंत्री मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने उसी संविधान की शपथ ली थी, उन्होंने ही उस संविधान को वायलेट कर दिया। तो एक तो
ये कारण है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी लगभग ख़त्म हो गई है और आपके मुद्दे वहाँ चर्चा में आते नहीं हैं। आपकी चीज़ें खत्म हो रही हैं। दूसरा मुद्दा, सरकारें लीगल एडवाइजर से एडवाइस लेती हैं। मंत्रालय भी और ऑफिसर्स जिस मुद्दे पे क्लैरिटी नहीं होती है उसको वो लॉ डिपार्टमेंट में भेजते हैं और लॉ ऑफिसर्स, लीगल एडवाइजर्स उसमें अपनी एडवाइस देते हैं ताकि सरकार उसमें कानून के हिसाब से निर्णय ले। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हो गया है। क्योंकि भारत में कॉलेजियम सिस्टम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो कॉलेजियम के थ्रू नाम जाएगा, और अगर कॉलेजियम में आपका आदमी नहीं है, अगर कॉलेजियम में आपके नाम को आगे बढ़ाने वाला जज नहीं है तो आपके लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे ही नहीं। इसी वजह से देश के सर्वोच्च न्यायालय में और देश के उच्च न्यायालयों में SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के प्रतिनिधि जजेज नहीं हैं। और जब आपके प्रतिनिधि नहीं है तो आपके मुद्दे वहां, आजकल जजमेंट्स पढ़ के कई बार लगता है जैसे जजेस ने जुडिशियस माइंड ही अप्लाई नहीं किया है, भावनाओं के ऊपर आधारित जजमेंट आने लगे हैं। तो चूंकि जब लोग सरकार से परेशान हो जाते हैं, सरकार के निर्णयों से परेशान हो जाते हैं, तो लोग कोर्ट का रुख करते हैं, उम्मीद करते हैं कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन अगर कोर्ट के अंदर भी कानून के हिसाब से जजमेंट आने की बजाय वहाँ भी पक्षपात वाले निर्णय पढ़ने से पता लगता है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी जज पे, लेकिन जजमेंट को एक वकील होने के नाते जब मैं पढ़ता हूँ तो अनेकों बार मुझे उस जजमेंट में जुडिशियस माइंड नज़र नहीं आता। हमारे लॉ में एक शब्द है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जैसे किसी को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जो जांच अधिकारी होता है वो प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब परमिशन देती है तो प्रोसिक्यूशन उसमें शुरू होता है केस में। तो जो डिफेंस लॉयर होते हैं जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कोर्ट में बुलाकर, तो कई बार उनका क्रॉस एग्जामिनेशन में लास्ट में सजेशन होता है कि आपने जो ये परमिशन सैंक्शन की है ये विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड की है। ये सजेशन आपको मेरे ख्याल से 100% जो समझदार वकील होंगे वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये सवाल करते हैं। लेकिन मैं जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजमेंट्स को एक वकील के तौर पर पढ़ता हूं तो कई बार तो मुझे लगता है कि ये जजमेंट जज ने विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रखकर किया है। हम सुना करते थे कि कोर्ट की आंख पे पट्टी बंधी है, वो कानून पे और विटनेसेस पे, एविडेंस के आधार पे जजमेंट देते हैं। लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं होता। अब तो आस्था के आधार पर भी कानून चाहे कुछ भी कहता हो, एविडेंस चाहे रिकॉर्ड पे कुछ भी अवेलेबल हो, अब तो आस्था के आधार पे भी जजमेंट होने लगी है। और ऊपर से इस जुडिशरी का बेड़ा गर्क करने में एक और रोल सरकारों का रहा है, जिसकी सत्ता होती है जब कोई सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया जाता है या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया जाता है या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है या स्टैंडिंग काउंसिल्स अपॉइंट किए जाते हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। तो आपको जान के ताजुब होगा, आप पूरे इंडिया का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो मुझे आके पकड़ लीजिएगा। आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं कि आपने झूठ क्यों बोला। आप पूरे इंडिया के किसी भी राज्य की सरकार का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए और केंद्र सरकार का भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जितने भी स्टैंडिंग काउंसिल बने हैं आज भी हैं प्रेजेंट में किसी भी स्टेट के अंदर या केंद्र सरकार के अंदर, जो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल
जितने भी बने हैं, अगर आप उनकी जाति देखेंगे तो उसमें आपको दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट पूरी तरह पॉलिटिकल होते हैं। जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों को अपॉइंट करती है और वो लोग फिर वहाँ सरकार का पक्ष रखते हैं। तो फिर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का या वंचित वर्ग के लोगों, गरीब लोगों का पक्ष कौन रखेगा? उनका तो आदमी वहाँ पहुँचता नहीं है। तो बेसिकली ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से भारत में डेमोक्रेसी भी लगभग खतरे में है और आम लोगों के अधिकार लगातार छीन रहे हैं, लोगों से शिक्षा लगातार छीन रही है। और हम लोग, सिविल सोसाइटी के लोग आपस में मिलके अपना घोषणा पत्र बना के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, होके मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।